जैसे पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है निकुंज तालमिया, एडिटर इन चीफ ईटी नाउ एंड ईटी नाउ स्वदेश को जोड़ने का। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स की इतनी गुड मॉर्निंग तो नहीं दिख रही है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी थोड़े नेगेटिव संकेत दे रहे हैं, पर एक काउंटर जिसमें मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ वो है अपोलो टायर्स। क्योंकि आज मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस जो हैं उनको थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं, और हम कई समय से देख रहे हैं कि टायर एज अ स्पेस थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। सर, आपकी क्या एनालिसिस है इस रिपोर्ट पे और क्या आपका भरोसा है अपोलो टायर्स पे? देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि इनके जो टैक्टिकल आइडियाज़ आते हैं ना, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। टैक्टिकल आइडियाज़ में एक प्रकार से आप कान में फूंक मार रहे हो, भैया कर ले, थोड़े दिन में हो जाएगा ऊपर या नीचे। तो अपोलो टायर में मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि स्टॉक गिर सकता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और क्रूड बढ़ रहा है। जब क्रूड बढ़ता है तो क्रूड क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? टायर और क्रूड का क्या रिलेशन है? टायर और क्रूड का ये रिलेशन है कि क्रूड के अंदर एक केमिकल यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक। वो कार्बन ब्लैक टायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। दूसरी चीज़ टायर में यूज़ होती है रबर। रबर और कार्बन ब्लैक, जिससे ऑयल डेरिवेटिव्स के और भी जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं टायर इंडस्ट्री के लिए, वह रॉ मटेरियल का एक अच्छा खासा हिस्सा का कंपोनेंट उनसे आता है। टायर कंपनी में अगर आप देखें तो ये एक प्रकार की कमोडिटी, मैं टायर स्टॉक्स को हमेशा ब्रांडेड कमोडिटी बोलता हूँ बिकॉज इनके जो मार्जिन होते हैं कभी 25-26% नहीं होते हैं। इनके मार्जिन हमेशा वॉलेटाइल होते हैं और जब भी हम देखते हैं कि कमोडिटी के अंदर अप्रिसिएशन होता है, खास करके क्रूड और रबर के अंदर इनको मार पड़ती है और प्राइस के अंदर हम हमेशा देखते हैं इम्पैक्ट आता है बिकॉज इतना दाम नहीं बढ़ा पाते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में नज़र रखिए। मतलब मॉर्गन स्टैनली जब इस प्रकार से बोल रहा है तो जाहिर बात है उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा सेलर है, इस समय सेक्टर में टेलविंड नहीं है, हेडविंड है, तो स्टॉक में नज़र ज़रूर रखिए। अपोलो टायर पर आपको नज़र रखने की सलाह है। निकुल सर, गुड मॉर्निंग सर। जियो फाइनेंशियल के बारे में एक व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि शेयर ये 200 रुपये तक आया, फिर वहाँ से बढ़ के ये पौने 400 रुपये तक गया। और यहाँ पर इन्होंने फिर से ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ब्रोकिंग कारोबार के लिए। आपको कंपनी अब कैसी लग रही है सर? क्या करना है इसमें? अभिषेक, देखिए, जियो का जो बिज़नेस है इसकी पोटेंशियल बड़े होने की बहुत ज़्यादा है, मगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक पोटेंशियल की ही उम्मीद में इस अब बढ़ चुका है। 375-370 तक यह गया था और इसके अंदर अगर आप अर्निंग्स आप देखें तो इसकी जो मार्केट कैप वर्सेस अर्निंग्स आप देखें तो अर्निंग्स अभी आई नहीं है और मार्केट कैप ज़बरदस्त है इसकी। तो ये स्टॉक अभी सस्ता नहीं है। यह स्टॉक जो है एक रिलायंस की प्रॉमिस और उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है। क्या जियो एक बड़ा डिस्ट्रप्टिव प्लेयर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्या जियो के अंदर काफ़ी अनाउंसमेंट्स और काफ़ी टाइप्स और काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आएंगी? जी हाँ, आएंगी। मगर इस समय पर यह बोलना कि भाई जियो के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है और फंडामेंटली आप उसको वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, जी नहीं। अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल्स के शेयर हैं तो उनको बेचिए ना। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लेवल पे खरीदने का भी अच्छा समय नहीं है। जियो फाइनेंशियल मेरे हिसाब से अच्छा लेवल 300 के नीचे खरीदने का है, जब मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक होता है, जब मार्केट के अंदर अचानक की अनवाइंडिंग आती है। दीज आर द स्टॉक्स यू हैव टू बाय व्हेन देयर इज पैनिक इन द मार्केट। एट दीज लेवल्स यू शुड नॉट चेज द स्टॉक। एक समय होता है अभिषेक जिसमें शेयर में आपको यू शुड बाय हाई एंड सेल हायर। वह समय अभी नहीं है जहां आपको लेकर के ऊपर बेचना चाहिए। अभी वह समय है जहां पर आपको बाय ऑन डिप, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उस पर आपको उस रणनीति को आपको अपनाना चाहिए कि खराब समय का थोड़ा सा वेट करें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका हैप्पी बर्थडे साल में एक बार आता है, मगर करेक्शन साल में 3-4 बार आ जाते हैं। जैसा हमने देखा था बजट के आसपास आया था, फिर हमने देखा कि मार्च महीने के आसपास आया था। तो करेक्शन का वेट करें, हो सकता है वह आज आए कल आए, मगर जब करेक्शन आता है, जब आपको डरना नहीं चाहिए, जब आपको घबराना नहीं चाहिए, जब आपको अच्छे शेयर जरूर लेने चाहिए। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। दो चीज़ें आमने सामने खड़ी हैं। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर हैं जो कि डरा भी रहे हैं, हर रोज गिफ्ट निफ्टी को गैप डाउन करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दो अच्छी खबरें आई थी कल ही, लेकिन मार्केट ने इसको इग्नोर मार दिया। फर्स्ट था टीसीएस के नंबर्स और दूसरा था आईएमडी का डाटा। वो भी कह रहे हैं कि मॉनसून ठीक आएगा।
ये जो इग्नोर मारने वाली बात है, कब तक इग्नोर मारेगा सर इन सभी अच्छी खबरों को मार्केट? डिम्पी, अगर हम तराजू में सब चीज़ों को रखें तो तराजू के अंदर इस समय जो बीम बैलेंस है, मुझे लगता है ग्लोबल मैक्रोस का ज़्यादा भारी रहेगा। वो इसलिए भारी रहेगा बिकॉज ग्लोबली पहली बार अब हम देख रहे हैं 6 महीने के बाद ये नैरेटिव चालू हो गया है कि क्या ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स नहीं कटेंगे। यूबीएस की रिपोर्ट आई है, मैं लोगों से बात कर रहा था, सबने वो कॉन्वर्सेशन चालू कर दी है। तो एक ग्लोबल नैरेटिव अगर शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम अ रेट कट टू अ पॉज और अ रेट हाइक, ये बड़ा नैरेटिव चेंज हो सकता है। दूसरा देखिए, हकीकत ये है कि 106 पर इस समय डॉलर इंडेक्स हो चुका है। इस समय क्रूड 91-92 डॉलर पर चल रहा है, रुपये ऑल टाइम लो पर है। समर, हालांकि आईएमडी बारिश की बात कर रही है, मगर उससे पहले आपको एक समर सीज़न जिसे हम कह रहे हैं हीट वेव, उससे डील करना पड़ेगा, जिसमें मुझे लगता है कि क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स में इम्पैक्ट आएगा। मैं अभी कहीं कल पढ़ रहा था कि हाउ वेजिटेबल प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग अप, पोटैटो प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग अप, वेजिटेबल प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप। मुंबई के अंदर कल 7 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी पड़ सकता है। तो अगर हम तुलना की बात करें तो डिम्पी, मुझे लगता है कि जो मैक्रो नेगेटिव्स हैं वर्सेस जो पॉजिटिव्स आपने जो बताएं, मुझे लगता है कि पॉजिटिव्स इस समय कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो मार्केट में क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में डिम्पी, वही होगा जो हम हमेशा देखते हैं, मार्केट एक रेजिस्टेंस पर इस बार पहुंच गया है। रेजिस्टेंस के आसपास वॉलेटिलिटी होगी, वॉलेटिलिटी की वजह से आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर शार्प मूव्स आएंगे और वह काफ़ी आपको बेचैन कर सकते हैं। मगर मार्केट अगर यहाँ से ज़्यादा गिरता है तो मुझे लगता है कि आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई बड़ी मंदी, जिसे हम कहते हैं कि 5-10% की मंदी मुझे इलेक्शन तक नहीं लगती है, तो वेट फॉर अ बैड डे। 2 दिन खराब हो चुके हैं, हो सकता है तीसरा चौथा दिन खराब रहे, मगर उस समय आपको इस मार्केट में बायर होना चाहिए, राधा कि घबराना या फिर डरना नहीं चाहिए। ओके, तो ये नज़रिया आ रहा है निकुंज सर का मार्केट्स पे कि बहुत बड़ी मंदी फिलहाल तो नहीं देख रहे, पर जी हाँ निकुंज सर, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया, पोटैटो के प्राइसेस आई डोंट 10% ऊपर हो चुके हैं। देखिए 7 डिग्री मुंबई का टेम्परेचर कल ज़्यादा था और 7 डिग्री ज़्यादा नॉर्मल एक बड़ी बात होती है। इट विल इम्पैक्ट एवरीथिंग, इट विल इम्पैक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, इट विल इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इट विल इम्पैक्ट सप्लाई चेन। अब सब्जियां कम ग्रो होंगी, सब्जियां ज़्यादा ख़राब होंगी, वाटर कंजम्पशन बढ़ेगा, वाटर लेवल्स कम हो सकते हैं, रिजर्वायर्स हमारे इस समय कम है। तो हालांकि मानसून अच्छा आएगा, आईएमडी का फोरकास्ट है, मगर भाई मानसून से पहले हीट वेव भी आया है और हीट वेव आ चुकी है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि कल टाटा पावर की डिमांड में कितना उछाल आया था। तो शॉर्ट टर्म में अगर एक ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स, टू अ लार्ज एक्सटेंट बेवरेज मेकर्स एंड कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। ओके, इन सभी पे ज़रूर नज़र रहेगी। और सर अचानक से मैंने भी नोटिस किया कि पता नहीं मुंबई में लाइट जाने लगी, क्योंकि I don't know, डिमांड क्योंकि डिमांड इतनी क्योंकि ज़्यादा मैं आई भी है। 4-5 साल से गई, आज तक कभी नहीं गई। तो मैंने 1-2 लोगों को कॉल किया, देवर लाइक कि हाँ हमारे एरिया में भी गई कि है। प्रिपेयर्डनेस नहीं है ग्रिड को। अचानक 10-12% अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिमांड बढ़ गई बिकॉज अब एयर कंडीशनिंग आप 24 की बजाय 22 पे करते हैं, आप बंद करते थे आप चालू रखते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें एडअप करके डिमांड सर्च करती हैं। मुझे पावर कैपेसिटी को लेकर चिंता इस समय नहीं है, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, बट इन जनरल आई थिंक दैट इज अ थीम टू वॉच नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये थीम ज़रूर इस पे नज़र रहेगी, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स इस पे ज़रूर नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए। पर